हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने स्वर संधि की 3 संधियों को पढ़ा था। एक थी दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ संधि यानी अकह सवर्णे दीर्घा, गुण संधि आदि गुणे और वृद्धि संधि वृद्धि रेचि, ये इनके सूत्र थे। आज हम बात करेंगे यण संधि की। और यण संधि का सूत्र है इको यणची। यण संधि का सूत्र हुआ इको यणची। अब यहां देख रहे हैं आप, इको का क्या हुआ? इको में इक प्रत्याहार है और यणची इसमें यण प्रत्याहार है। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इक प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हमने प्रत्याहार लिखे हुए हैं। अब इक प्रत्याहार में आप देखेंगे कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो इक प्रत्याहार आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक हो रहा है, ई से लेकर और कै तक। और इसके अंदर कौन सा आया? ई, उ, फिर ये छूटेगा क्योंकि ये इत संज्ञक है, री, लृ और कै इत संज्ञक है, ये भी छूटेगा। तो इक प्रत्याहार में ई, उ, री, लृ आए। आपने देखा प्रत्याहार में जो अंतिम है वो इत संज्ञक है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार ये यहाँ इस य से शुरू होगा और इस रै तक जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? य, व, रे और ले। यानी इक जो है वो यण में बदल जाता है। इक जो है वो यण में बदल जाता है। कब? जब इक के बाद अची यानी अच हो, यानी स्वर हो। यानी किसी भी इक वर्ण के बाद ये जो इक है, ई, उ, री, लृ, इसके बाद कोई भी स्वर आए तो वो परिवर्तित हो जाएगा य, व, रे, ले। और कैसे परिवर्तित होगा? ई परिवर्तित होगा य में, उ परिवर्तित होगा व में, री परिवर्तित होगा ल में और लृ परिवर्तित होगा ले में। और इसके बाद क्या आना चाहिए? स्वर। अब स्वर कौन से, किस तरीके के स्वर आना चाहिए? असमान स्वर। यहां हम कहेंगे असमान स्वर। असमान स्वर से मतलब है कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए लेकिन ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि ई के बाद ई आ जाएगा तो वो दीर्घ हो जाएगा और ये दीर्घ संधि कहलाएगी। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था अकह सवर्णे दीर्घा, यानी जहाँ दो जैसे समान स्वर होते हैं वो दीर्घ संधि हो जाती है। इसलिए यहाँ ई के बाद ई नहीं आएगा, उसके बाद कोई भी स्वर आ सकता है। और स्वर आप यहाँ देखेंगे, अगर स्वर से हमारा मतलब है ई के बाद आ आए, उ आए, ऋ आए, लृ आए, ए आए, औ आए, ऐ आए, ओ आए, कोई भी आ जाए, बस ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। ऐसी उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, लृ के बाद लृ नहीं आना चाहिए। इनसे अलग कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर इनसे अलग, इनके साथ, तो यदि ई के बाद ई को छोड़ के जो भी स्वर आएगा वो परिवर्तित हो जाएगा य में। उ के बाद उ को छोड़कर जो भी स्वर आएगा वो परिवर्तित हो जाएगा व में। ऐसे ही री जो है रा में और लृ जो है ला में परिवर्तित हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पर वर्ण में इक प्रत्याहार होगा, पूर्व वर्ण में एक प्रत्याहार और पर वर्ण में अच होंगे, स्वर होंगे, असमान होंगे और आदेश होगा वो यण का होगा। इसको आप समझ लीजिए कि पूर्व वर्ण में इक है और पर वर्ण में असमान स्वर होने पर परिवर्तन जो होगा वो यण प्रत्याहार यानी य, व, रे, ले के अंदर होगा। अब देखिए ये कहता है कि ई जो है वो य में चेंज होगा, य में परिवर्तित होगा। तो किस वजह से, किस लिए कहता है? अगर हम ई के उच्चारण स्थान को देखें तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसीलिए ये कहता है कि ई को आप य में बदल देंगे।
ऐसे ही यदि हम ऊ की बात करें तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओस्ट, और व का उच्चारण स्थान जो है दंतोस्ट, यानी ओस्ट भी इसके अंदर है। ऐसे ही आप री की बात करें, पहले ही बताया था, री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और रा का भी उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और ल की बात करें तो इसका भी दंत और ये भी दंत। इसी वजह से क्योंकि इनका उच्चारण स्थान भी एक जैसा है, ई परिवर्तित होगा य में, उ परिवर्तित होगा व में, र परिवर्तित होगा र में, और ल परिवर्तित होगा ल में। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि केवल ई के स्थान पर यह होगा, यानी एक वर्ण का आदेश एक वर्ण होगा। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बार इसको मिटाने से पहले एक बार आपको और बता दें, ई को यणसी मतलब कि एक पूर्व वर्ण होगा और आदेश होगा यण का, बीच में अच स्वर आना चाहिए, लेकिन इनके बाद असमान स्वर जब आएगा ई बदलेगा य, उ, व, री, र और दृ, ल। अब हम इसका जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से इस संधि को समझेंगे, जिससे आपको और इसका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये होना है। जैसे हम कहते हैं अत्यंतम, एक शब्द है अत्यंतम। अब अत्यंतम का संधि विच्छेद क्या होता है? अति धन अंतम। अब यहां आप देखें, अगर पहले भी बताया हमने, अति में अत हो जाएगा, ई बाहर निकल जाएगा, और यहां आ गया अंतम। ठीक है, अत ई बाहर आया और यहां आ गया अंतम। अब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? हमने अभी पढ़ा था यह हो जाएगा, ई के स्थान पर यह, और ये अंतम रहेगा। इसमें एक चीज का आप विशेष करें कि इसमें केवल एक वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे विद्यालय में देखते थे कि आ और आ होते थे, जब उनको मिलकर आ बनता था, या ई और ई होते थे तब उनको मिलकर दीर्घ ई बनता था। इसमें केवल एक ही वर्ण में परिवर्तन होगा, यानी ई आएगा तो यह होगा, और उ आएगा तो वह होगा, रे आएगा तो रे, और ले आएगा तो ले। केवल एक ही वर्ण में परिवर्तन होता है। अब देखिए, ये अत है, अब इसको चलाएंगे। ये अत जो है आगे बढ़ा, आगे यहाँ पर भी व्यंजन है, तो किसी भी व्यंजन को पूर्व मात्रिक होने के लिए या किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए उसमें स्वर होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी कोई स्वर नहीं है तो ये आधा तय आ जाएगा। ये आगे गया, ये इस स्वर के साथ मिल गया तो ये पूरा आ जाएगा, और ये अत्यंतम बन जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि ई जो है वो य में परिवर्तित हुआ, यानी यण संधि में एक वर्ण के स्थान पर एक ही आदेश होगा, एक वर्ण के स्थान पर एक ही आदेश होगा। और ये ई की जगह यह क्यों आएगा, ये हमने बता दिया, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक जैसा है। अब इसी में हम एक और उदाहरण देखते चलते हैं। प्रत्येकम, प्रत्येकम, प्रत्येकम का यदि आपको संधि ध्यान है तो क्या होती है? प्रति धन एकम, प्रति धन एकम। अब प्रति को आप तोड़ेंगे तो प्रति कैसे हो जाएगा? प्रत ई, और यहां एकम। अब वही ई किसकी जगह बदल जाएगा? यह आ जाएगा ई की जगह, और यहां प्रत, ये एकम है। अब ये वही तय आगे गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी व्यंजन है, ये आधा रह गया, ये यहाँ गया, ये स्वर में मिल गया तो पूरा हो गया, और ये एक ही मात्रा आ गई, प्रत्येकम। इस तरीके से ये प्रत्येकम बन जाएगा। और एग्जाम्पल देख लें एक आधा। अगला एग्जाम्पल है स्वागतम। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है आप लोगों को पता है? सुधन आगतम, सुधन आगतम। अभी सु में क्या छिपा हुआ है? उ छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा स उ धन आगतम। और अभी हमने बताया था कि उ किसमें परिवर्तित होगा?
उ व में परिवर्तित होगा। तो स व और आगतम, स आगे चला, लेकिन क्योंकि आगे भी व्यंजन है, आधा रहा, ये व इस स्वर में मिला तो ये हो गया, आ में ये आ गया और गतम, तो ये बन गया स्वागतम। ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं। एक आप एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक है धात्रंश, धात्रंश, धात्रंश मतलब होता है विधाता का अंश। धात्रंश मतलब, अब ये कैसे बनेगा इसका संधि विच्छेद, धात्र धन अंश, धात्र धन अंश, इस धात्र में रह छिपा है तो इसको ऐसे, और ये अंश। अब हमने कहा था कि र जो है वो री जो है वो किसमें बदल जाएगा, र में। तो ये धात र और अंश और तय और र मिलकर त्रय बनता है। ये तय, और हमने बताया था कि तय और र मिलकर त्रय बनता है। इसी तरीके से संयुक्त स्वर थे त्रय क्षय ज्ञ, क और श मिलकर के क्षय बनता है, और जय और य मिलकर के ज्ञ बनता है। ये हमने बताए थे बहुत पहले कि ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो अब यहाँ तय और र देख रहे हैं, तो तय और र मिलकर के क्या बन जाएगा, त्रय, यहाँ अंक की बिंदी आ जाएगी, और ये शाह धात्रंश है। फिर समझ लीजिए धात्रंश में धात्र धन अंश हो गया, ये र जो है अलग निकल गया, तय रह गया, और यहाँ रे यह वाला आ गया। अब ये अंश हो गया, और र किसमें परिवर्तित होता है, रा में। अब ता और रा मिलकर त्रा बनाते हैं। ये संयुक्त स्वर होते हैं ये तीनों, ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न में बनता है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो त्रय, क्षय और ज्ञ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो ये यण संधि में इस तरीके से आपने देखा इको यणची हो जाता है। अब हम अगली संधि चलेंगे, अयादि संधि। अगली संधि होगी अयादि संधि। कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको सूत्र याद रखना है, और जो ये क्रम आपको बताया जा रहा है ये केवल समझाने के तरीका किस तरीके से करना है आपको बताया जा रहा है। परीक्षा में जो आएगा वो या तो संधि विच्छेद दिया हुआ होगा, शब्द पूछ लेगा, या शब्द दिया होगा उसका संधि विच्छेद पूछ लेगा। लेकिन आपने शब्द का संधि विच्छेद सही किया है या नहीं, उसको समझने के लिए आप इन स्टेप से ये देख सकते हैं कि आपका संधि विच्छेद सही है या नहीं है। अब हम चलते हैं अयादि संधि। एचो अय वाय वह, एचो अय वा या वह, एचो अय वा या वह, ये इसका सूत्र है अयादि संधि का, एचो अय वाय वह। इसमें एच क्या है, प्रत्याहार, एच क्या है, प्रत्याहार, और आदेश होगा अयादि, आदेश जो होगा वो अयादि होगा। अब हम यही बात करें कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो क्योंकि सब संधि में कोई ना कोई प्रत्याहार आ रहा है, आपको ये कंठस्थ होने चाहिए। और हमने ये भी बताया था कि इनको कंठस्थ और समझने का क्या तरीका है कि पहला प्रत्याहार कौन सा होगा। ये हमने बताया भी था कि कैचे टहते पै के वर्ग के कौन से पंचम वर्ग से लिया गया, षष्ठम वर्ग से। अब एच प्रत्याहार आप देखेंगे ये यहाँ से शुरू हुआ है, एच प्रत्याहार यहाँ तक गया है, तो इसके बीच में आप इसको छोड़ देंगे और इसको, तो ए ओ आई ओ, ए ओ आई ओ, ये एच प्रत्याहार के वर्ण हो गए। आपने उधर प्रत्याहार से देखा, ये एच प्रत्याहार के वर्ण हो गए। अब अयादि में आए, अब, और यह बना है दीर्घ है तो आए और आओ, ये आदेश होगा। एच प्रत्याहार के बाद आदेश क्या होगा, ये, यानी ये तो पूर्व वर्ण है और ये आपका आदेश है। अब पर वर्ण क्या होगा, पर वर्ण में कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, ये होगा पर वर्ण।
यानी एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आदेश होगा आय, अब, आय और आव। यानी ए आएगा तो अय होगा, ओ आएगा तो अब होगा, ऐ आएगा तो आय होगा और औ आएगा तो आव होगा। यहां पर कोई भी स्वर, यानी यहां पर चाहे ए के बाद ए आ जाए तो भी अय ही होना है, ओ के बाद ओ आ जाए तो भी अव होना है। यह संधि में क्या हो रहा था कि असमान स्वर आना चाहिए था, और इसमें कोई भी स्वर आ जाए तो अयादि आदेश होगा। ए के बाद जो भी स्वर आए उसमें आय होगा और औ के बाद कोई भी स्वर आए उसका आदेश जो है वो आव होगा। अब इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसको आप सूत्र को याद रखें, इस सूत्र से ही सब पता लग रहा है। एच आय, आय आव आव। आय क्योंकि ये दीर्घ है तो दीर्घ हो गया, ये ह्रस्व है तो यह ह्रस्व आय हो गया। आप केवल इसको इस तरीके से समझ दें कि ये ए के बाद अय आएगा, ओ के बाद अव और ऐ के बाद आय और औ के बाद आव। एचो आय व अयव, अय अव आव यावे यावे। यानी ए के बाद रस रस, यहाँ दीर्घ हो गया, यहाँ दीर्घ हो गया, यह वह को आप ध्यान रखें। और बीच में पर वर्ण में कोई भी स्वर आए तो अयादि संधि इस तरीके से बनती है कि पूर्व वर्ण एच होने पर और पर वर्ण में कोई भी स्वर, बाद में कोई भी स्वर आ जाए उसके स्थान पर अयादि आदेश होगा। अब इसके एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कक्षा 9, 10, 11, 12 की पुस्तक में से जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हो उसको आप देख लीजिए, उसी में से ही आएगा। चाहे डीएलएड की बात करें, टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, उससे अलग नहीं आएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक नयनम, नयनम। आपको संधि अगर आपको याद है, आपने याद कर रही होगी, तो इसका बनेगा नय धन अनम, नय धन अनम। अब ने में जो है न और ए अलग अलग कर देंगे, ये ना से ये ए अलग हो जाएगा और यहां रह जाएगा अनम। अब ए के स्थान पर क्या होगा, हमने बताया था ए के स्थान पर अय होगा, ए के स्थान पर अय होगा और ये आगे ऐसे आ जाएगा। अब ये ना यहां पहुंचा तो इसमें मिल गया ये स्वर में, तो ये बन गया ये या यहां पहुंचा तो ये बन गया ये, और ये आगे ऐसे का ऐसा। देखिए जब स्वर आगे हो और व्यंजन उसके पीछे पीछे आए तो वो स्वर उस व्यंजन में निहित हो जाता है और वो पूरा बन जाता है, नहीं तो ये अर्धमात्रिक रहता है। व्यंजन जो है वो हमेशा अर्धमात्रिक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होता है। और स्वर कैसा होता है? स्वर एक मात्रिक भी होता है, द्विमात्रिक भी होता है और त्रिमात्रिक। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 स्वर। तो स्वर एक मात्रिक भी हुआ, द्विमात्रिक भी और त्रिमात्रिक भी, लेकिन व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होता है। इसको पूरा करने के लिए किसी न किसी स्वर की जरूरत। तो ये ना जो है इस स्वर में गया तो पूरा हो गया, ये या इस स्वर में गया तो ये पूरा हो गया और ये नम आ गया तो ये बन गया नयनम। तो ये नयनम का आपने इसमें उदाहरण देखा आदि संधि में। अब इस तरीके से आप देखेंगे पवित्रम, इस तरीके से आप अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं पवित्रम। तो पवित्रम में क्या बनता है? पो धन इत्रम, पो धन इत्रम। इसको समझेंगे। पो, तो पो में कैसे बन जाएगा? पा यहां रह जाएगा, ओ यहां से निकल जाएगा और आगे इत्रम है ही। अब ओ किसमें बनेगा? देखिए ह्रस्व ओ है तो ओ किसमें होगा? अब में। ओ किसमें परिवर्तित होगा? अब में। पा यहां रहेगा, इत्रम यहां पर आ जाएगा। पा यहां गया, यहां स्वर दिखाई दिया पूरा, ये वा यहां दिया, ई में मिला तो ये वी हो गया और ये त्रा और मैं, तो ये बन गया पवित्रम। तो पवित्रम का इस तरीके से संधि विच्छेद आप कर देंगे। एक और देख लीजिएगा आप, ये सब कक्षा 9, 10, 11, 12 की किताब में सब एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। पावकह, ये आपने देखा पावकह है। पावकह का संधि विच्छेद पौ धन अकह है, पौ धन अकह है। अब वैसे इसमें करना है, पौ में क्या हो जाएगा? पा अलग हो जाएगा और औ अलग हो जाएगा और यहां बचेगा अकह।
अब अव जो है कैसा है, दीर्घ है, तो किस में बदलेगा ये, आव में। यहाँ ये पा रहेगा, यहाँ ये अकह रहेगा। ये पा आगे बढ़ा, इस स्वर में मिला तो ये हो गया पा, व आगे बढ़ा, इस स्वर में मिल गया तो ये हो गया वा और का, पावकः। इस तरीके से ये आपने अयादि संधि का उदाहरण देखा। देखिए सबसे पहले आपको प्रत्याहार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बिना प्रत्याहार के ज्ञान के नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर संधि के सूत्र में प्रत्याहार का निहित ही हो रहा है। इसलिए प्रत्याहार आप चाहे तो याद कर लें, याद करने का एक अच्छा तरीका है, इसको बार बार आप बोल के याद कर सकते हैं। अयोन रिंद्रिक एवं अयोज हय वरट लं यम गणनम जवाय गणदश जब गणदश कपचट चटतव कपय शस सर हल। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नहीं तो पीछे के अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया भी हुआ है कि हय वरट कैसे आया है, किस वर्ण का कौन सा लिया है हमने, किस वर्ग के किस वर्ण को देखा है, जैसे कै वर्ग का पंचम वर्ण, इस तरीके से ये इनका निर्माण हुआ है। या तो आप उस तरीके से पिछला गाना को वीडियो देखकर उसमें से समझ लीजिए, ये आपको याद होने चाहिए। इसमें से भी निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न इसमें से आते हैं, और संधि का कोई भी सूत्र है वो प्रत्याहार के ऊपर ही निर्धारित होता है। इसलिए ये हमने प्रत्याहार यहाँ लिख रखे हैं ताकि संधि के वीडियो को देखने के समय आपको प्रत्याहार का ज्ञान भी हो जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्वर संधि में आपने दीर्घ संधि को देखा, गुण संधि को देखा, बदज संधि को देखा, यह संधि को देखा और अयादि संधि को देखा। स्वर संधि आपका अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए, उसमें से कुछ नहीं तो 3 से 4 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से आता है, चाहे वो सूत्र पूछ ले, संधि विच्छेद पूछ ले, या संधि दे दे और पूछ ले कि किस सूत्र से हुआ है, या वो आदेश भी पूछ सकता है कि इस संधि में, जैसे हम कहेंगे अयादि संधि में ओ की जगह आदेश क्या होगा, तो ओ की जगह आदेश होगा आ। इस तरीके का प्रश्न भी वो पूछ सकता है। इसलिए हम जो आपको बताते हैं कि परवर्ण कौन सा होना चाहिए, पूर्ववर्ण कौन सा होना चाहिए और आदेश क्या होना चाहिए, इसी के लिए, ताकि आपका अति लघु प्रश्न भी तैयार हो सके। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में एक नई संधि को लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, और बेल आइकन दबा दें अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिस पहले ही मिल जाए कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।